जैसे कि नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन्स का क्रिएशन हम लोगों ने देख लिया था और ट्रिव्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बार ये फिर से हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कैसे वो काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले ट्रिव्यू का एक्चुअली में मतलब क्या है, अगर किसी को उसमें कुछ कन्फ्यूजन रह गया है तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सिंपल फाइल सिस्टम की अगर बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडोज़ फाइल सिस्टम की बात करती हूँ, मैंने किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी को ओपन किया है, लेट्स सपोज़ ई डायरेक्टरी। अब इस ई डायरेक्टरी को क्लिक करने पर मेरे पास में अलग-अलग तरीके के फ़ोल्डर्स के ऑप्शन आए हैं। सिमिलरली अगर मैं किसी स्पेसिफिकली एक और फ़ोल्डर पे क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास में फर्दर एक ऑप्शन आया है। फिर से एक और फ़ोल्डर पे क्लिक किया है, तो फर्दर मेरे पास में और एक ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे ट्रिव्यू बेसिकली कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक के अंदर एक हमारे पास में और बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो टेबल के रिस्पेक्ट में भी सेम चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैंने एक इंडिविजुअल रो क्रिएट किया है, तो रो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहता है, एक फ़ील्ड रहती है, उसको क्लिक करने पर कोई नया रिकॉर्ड एक्जिस्टेंस में नहीं आता है। लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं। ट्री व्यू का मतलब यही होता है कि ट्री टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, अलग-अलग तरीके के लेवल, जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक डीएस के अंदर पढ़ा होगा लास्ट ईयर, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 बिल्कुल वैसे ही। कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँगी। इसी एग्ज़ाम्पल के अंदर एक स्टेटमेंट। बाकी यूजुअली हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते नहीं हैं, एक इंडिविजुअल रोज़ ही क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे ट्री व्यू की बात करते हैं, तो देखिए ट्री व्यू सिंपली क्या है, हमारे पास में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या ऐड करना है या क्या ऐड नहीं करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स इसके साथ में एसोसिएटेड है और इसका मेजर जो वर्किंग है वो टेबल के साथ में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना ही पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ट्री व्यू हमारे पास में क्लास अवेलेबल है वो प्रेजेंट है टीटी के मॉड्यूल के अंदर। अब यहाँ पर मैंने इस टीटी के मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया है पहले से ही, देखिए टॉप में फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट टीटी के। अब यहाँ पर टीटी के डॉट ट्री व्यू की हेल्प से मैंने एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में मैं लेके आई हूँ। अब उससे हमें कहाँ पे प्लेस करना है और किस तरीके से हम उसमें ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे कि बाकी सारे विजिट्स के साथ में हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। सबसे पहले मुझे इसे फ्रेम पर ही प्लेस करना है लाइक एनी अदर विजेट। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट मोड का सिंपली मतलब इतना सा है कि जब हम एक्चुअली में यहाँ पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पे एट अ टाइम हम कितने रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेम सिलेक्ट मोड जो हमारे पास में ऑप्शन है वो लिस्ट के अंदर भी था, जिसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज थी, ब्राउज, सिंगल, मल्टीपल एंड एक्सटेंडेड। वही चारों वैल्यूज़ यहाँ पर भी है और उनका मतलब फिक्स है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास में होता है दैट इज़ ब्राउज़, मैंने उसी को ही सेलेक्ट किया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे-जैसे हम कर्सर को मूव करेंगे एरो कीज़ की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से, वैसे-वैसे हमारा सिलेक्शन भी मूव करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में हाइट है, व्हिच मीन्स जब टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, तो एट अ टाइम कितने रिकॉर्ड हमें वहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं। तो हाइट इज़ इक्वल्स टू 2। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 7 होती है आई थिंक, बाकी कम और ज़्यादा हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रेम का साइज़ है, वो छोटा है, इसलिए मैंने इसका हाइट 2 सेट किया है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब टेबल में सिर्फ डेटा होना ज़रूरी नहीं है, वो डेटा एक्चुअली में है क्या ये भी तो हमें पता रहे। तो उसके लिए हम अलग-अलग टाइप की हेडिंग्स उन्हें असाइन करते हैं। तो वो जो हेडिंग्स हैं वो हमें विज़िबल हों या विज़िबल नहीं हों, उसके लिए हमें शो ऑप्शंस को काम में लेना पड़ता है। शो इज़ इक्वल्स टू हेडिंग्स। तो अब अगर हम इस टेबल के अंदर कोई हेडिंग्स को क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिकली हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो वो हेडिंग्स हमें विज़िबल हो जाएँगी। अगर इसको हम सेट नहीं करते, तो हेडिंग्स हमें विज़िबल नहीं होंगी, ब्लैंक एरिया वहाँ पे शो होगा। और फाइनली मैंने अब इस ट्री को प्लेस कर दिया है 50, 200 लोकेशन पर। अभी इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी कॉलम वगैरह, रो वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन जैसा अपीयर हो रहा है। जैसे ही इसमें कॉलम को ऐड करेंगे, वैसे ही ऑटोमैटिकली ये अपनी विड्थ को एक्सटेंड कर लेगा। ठीक है? आई एम श्योर इतना पार्ट सबको क्लियर है। कल ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था।
अभी भी किसी को इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन है? All right then, let's move with the next example. Sorry, next statement. देखिए, किसी को अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया है तो एक बार ही हम लोग इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरीके से ये विजिबल होने वाला है, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ एग्जैक्टली वी हैव क्रिएटेड दिस ट्री। ठीक है? अब जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक सिंपल एरिया यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जहाँ पे मैं टेबल टाइप का स्ट्रक्चर यानी कि रोज और कॉलम्स क्रिएट करने वाली हूँ। सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, उसमें अभी कॉलम्स ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे कॉलम को ऐड करने के लिए हमारे पास में कॉलम नाम का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के साथ में डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉलम, बट मुझे स्टेप वाइज बताना था कैसे विजिबल होता है, कैसे कैसे चीजें ऐड होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग मेंशन किया। तो किसी भी विजिट के ऑप्शन को अगर हमें चेंज करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स में हम उस ऑप्शन का नाम लिखते हैं। तो इस ट्री के अंदर मुझे कॉलम्स को ऐड करना है। अब कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, बेसिकली यहाँ पे हम उनका एक आइडेंटिफिकेशन सेट करते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल HTML के रिस्पेक्ट में बात करें, जैसे कि आपने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है, तो HTML में होता क्या है, हम टेबल टैग की हेल्प से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो ये जो टेबल टैग है हमारा, वो है एग्जैक्टली में ये ट्री व्यू। अब सिर्फ टेबल टैग को काम में ले लेने से सारा काम नहीं हो जाता, उसमें रोज ऐड करना पड़ता है, कॉलम ऐड करना पड़ता है, हेडिंग के लिए TH टैग को काम में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है, सिर्फ डेटा को लिख देना काफी नहीं है, हमें TD टैग को स्पेसिफाई करना पड़ता है, विच इंडिकेट्स कि हमारी हर एक रो के अंदर कितने कॉलम एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो वही कंसेप्ट है जो यहाँ पे टेबल मैंने क्रिएट करी है, उसमें मुझे कितने कॉलम ऐड करवाने हैं, उसके लिए कॉलम ऑप्शन को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमारा ट्री होता है, ट्री व्यू है स्पेसिफिकली, वो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करता है। अगर नॉर्मल इंटीजर वैल्यू देंगे तो फिर यहाँ पे आएगी एरर। और बेसिकली यहाँ पे हमें टपल के फॉर्म में डेटा को पास करना है। अब टपल में कॉमा सेपरेटेड कोट्स के अंदर वैल्यू जो मैंने सेट की है, दैट इज 0, 1 एंड 2। अब ये 0, 1, 2 का मतलब क्या है? देखिए, सिर्फ कॉलम को क्रिएट कर देने से सारा काम नहीं हो जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेबल हम क्रिएट करते हैं ना, उसमें जो सीरियल नंबर वाला कॉलम होता है या जो रोल नंबर वाला कॉलम होता है, उसकी विड्थ थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू नेम एंड कोर्स कॉलम, एज कम्पेयर टू डेट कॉलम। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें फ्यूचर में अलग अलग कॉलम को अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़े, थोड़ा सा उनका अपीयरेंस चेंज करना पड़े। तो टेबल को क्रिएट करने के बाद एक इंडिविजुअल कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द नेम्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड यहाँ पे इनको क्रिएट करने के टाइम पे। तो कॉलम 0, कॉलम 1 और ये कॉलम 2 है। अब इन्हें फ्यूचर में अगर हमें चेंज करना है तो 0, 1 और 2 की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। इन्हीं को यूज करके इन कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 0, 1, 2 लिया है, आप चाहें तो ABC ले लीजिए, XYZ ले लीजिए, या फिर लॉजिकली कोई नेम रखना है, RNO, नेम, कोर्स, फीस, वो नेम्स भी आप रख सकते हैं, वो सिर्फ इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब यहाँ पे अगर सिर्फ इतने प्रोग्राम को मैं रन करती हूँ तो देखिए, पहले जो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आ रही थी, अब यहाँ पे हमारे पास में एक रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर आ गया है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में भी देखिए, ये हमारे फ्रेम को क्रॉस कर रहा है। फ्रेम को कैसे क्रॉस कर रहा है? मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं, 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरा कॉलम 0 है, मैं यहाँ पे सिर्फ कर्सर लेके गई हूँ, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। अब सेकंड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम का साइज छोटा है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि वो जो सेकंड कॉलम था हमारा, वो फ्रेम से बाहर निकल गया और इस वजह से वो हमें विजिबल नहीं हुआ। एंड दैट इज द मेन रीजन कि हमें हर एक कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, हर एक की विड्थ सेट करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा टेबल जो है उसका प्रॉपर साइज इस फ्रेम के ऊपर सेट हो पाएगा। तो कॉलम्स को क्रिएट करने के बाद अब मैंने जितने भी कॉलम्स क्रिएट किए हैं, मैं उन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास 3 कॉलम है।
तो 3 अलग स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 100 कॉलम्स होता है, ऐसा होता नहीं है कि 100 कॉलम्स हो, लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो यहाँ पे 0, 1, 2 ही तो है, तो उसके लिए हम लूपिंग की हेल्प भी ले सकते हैं। पहले सिंपल स्टेटमेंट्स, हर एक कॉलम को हमें मॉडिफाई करना है, तो ट्री डॉट कॉलम नाम का एक मेथड हमारे पास में अवेलेबल है, जो हर एक इंडिविजुअल कॉलम की फॉर्मेटिंग को, उनके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास में आर्गुमेंट होता है, वो कहलाता है कॉलम का नाम। एक्चुअली में किस कॉलम को हमें मॉडिफाई करना है, चेंजेस करने हैं। तो ये 0 कॉलम कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी विड्थ मैंने सेट करी है 100। इसका मतलब जब हमारा ये प्रीव्यू एग्जिस्टेंस में आएगा तो 100 पिक्सेल्स जो है वो इस कॉलम की विड्थ होगी। अब यहाँ पे प्रीव्यू जो होता है उससे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने का मतलब हर एक कॉलम का जो विड्थ होता है, हम उसे कर्सर की हेल्प से कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लेंथ को इंक्रीज करना है, दैट इज फाइन, लेकिन एक स्पेसिफिक लेंथ तक ही आपको मिनिमाइजेशन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है, कि मतलब बस यहाँ तक पहुंच गए, इससे और छोटा अब कॉलम का साइज नहीं हो सकता। तो उसके लिए मिन विद ऑप्शन हमें पास करना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे 40 सेट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे एंकर है। एंकर का सिंपली मतलब इतना सा है कि जब हम इन कॉलम के अंदर डेटा को ऐड करेंगे, तो वो डेटा कहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा, या फिर बिल्कुल सेंटर में दिखेगा। तो उसके लिए एंकर ऑप्शन को काम में लिया जाता है। बाय डिफॉल्ट वेस्ट होता है, मतलब लेफ्ट साइड होता है। हम चाहे तो राइट साइड सेट कर सकते हैं और चाहे तो सेंटर भी सेट कर सकते हैं। अब सिमिलरली मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को मॉडिफाई किया है, ट्री डॉट कॉलम 1 विद इज इक्वल्स टू 100, एंकर इज इक्वल्स टू सेंटर, एंड सेम गोज फॉर द नेक्स्ट कॉलम एज वेल। ट्री डॉट कॉलम सेकेंड कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना है, इसका विथ भी 100 है और इसका एंकर भी सेंटर है। अब अगर इतने प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारा ट्री व्यू है वो प्रॉपरली फ्रेम पर फिट हो गया है। ये पहला कॉलम है, दैट इज 0 कॉलम, ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग्स जो हैं वो हमने क्रिएट नहीं की हैं अभी तक, सिर्फ वो विजिबल होंगे जब उन्हें एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे, ये सेट किया है। पर 3 पर्टिकुलर बाउंड्रीज यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा हम इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं इसकी विड्थ को। तो अब देखिए एरो का जो साइज है वो चेंज हो गया है। तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये पॉसिबल है, और यहाँ पर अगर मैं इसे मिनिमाइज करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अब स्पेसिफिक पॉइंट के बाद ये मिनिमाइज नहीं होगा, क्योंकि हमने 0 कॉलम की जो मिन विड्थ है उसको 40 सेट कर दिया है। तो एक लिमिट तक ही हम यहाँ पे इसके साइज को कम कर पाए, उसके लिए मिन विद ऑप्शन। बाकी कितना विद रहेगा जब फ्रेम विजिबल हो, तो उसके लिए विद ऑप्शन हम काम में लेते हैं। तो ये कॉलम्स की लेंथ को इंक्रीज करने का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। अब फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम कितना भी इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। That's how you can create a table and add columns to it और उसको modify। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर मैंने जो कॉलम्स को नेम असाइन किए हैं दैट इज 0, 1, 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ABCD होता या कुछ और नेम्स होते तो हाँ हमें इंडिविजुअली इसी तरीके का कंसेप्ट अपनाना पड़ता, बिकॉज नेम को एज सच यूज करने का हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में जो कॉलम्स हैं जो मैंने सेट किया है वो एक प्रॉपर सीरियल, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4। तो मैं यहाँ पे अगर सेम टाइप की फॉर्मेटिंग इन पे अप्लाई करना चाहूँ, सेम टाइप का अपीयरेंस, तो मैं लूपिंग की हेल्प से भी वो इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। कैसे होगा ये देखिए, फॉर आई इन रेंज, और मैंने रेंज दी है 3। अब ये एंडिंग वैल्यू है, यानी कि 3 - 1, 2 तक का हमारा लूप चलेगा। और कहाँ से, 0 से 2 तक का लूप चलेगा। तो ये 0 से 2 तक का लूप चलने वाला है 3 बारी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 डॉट कॉलम और आई का सिंपली मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन जो वैल्यूज हैं वो इधर सब्स्टिट्यूट होती रहेंगी। 0, 1 और 2 कॉलम का विद 100, मिन विद 40 एंड एंकर इज इक्वल टू सेंटर
सेट हो जाएगा। तो अगर अलग-अलग टाइप का फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, उनका अपीयरेंस है, तो कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स लिखने होंगे और पूरा टेबल का जो अपीयरेंस है वो सेम है, किसी में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो हम लूपिंग की हेल्प से भी काम कर सकते हैं। अब ये लूपिंग सिर्फ तब काम करेगा जब हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर दे रखा है। अगर ये ABCD होता तो फिर ये रेंज काम नहीं करता। तो आइदर ऑफ द टू वेज आप दोनों में से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक स्पेसिफिक टेबल को चेंजेस करने के लिए। अब इतने पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ना, since we have created the tree and the columns in it, अब यहाँ पे हम बस डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा डेटा क्या है वो पता होना चाहिए। हमने हेडिंग्स को ऑलरेडी सेट कर दिया है कि वो हमें विजिबल करवानी है, लेकिन हेडिंग एक्चुअली में क्या है ये भी तो हमें सेट करना पड़ेगा। तो हेडिंग्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में हेडिंग नाम का एक मेथड अवेलेबल है। अब हर एक कॉलम जो हमने सेट किया है उस कॉलम की हेडिंग को हमें सेट करना है। तो कौन से कॉलम पे क्या हेडिंग आएगी वो दो चीजें हमें पास करनी पड़ती है। तो हेडिंग फंक्शन पे सबसे पहला जो हमारे पास में ऑप्शन होता है दैट इज द कॉलम आइडेंटिफिकेशन। जो भी नेम आपने सेट किया है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो भी आपने वैल्यू सेट करी है, तो मैंने तो यहाँ पे 0, 1 और 2 सेट किया है। तो 0 कॉलम पे क्या विजिबल होना चाहिए? टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ID विजिबल होना चाहिए। 1 कॉलम पे क्या विजिबल होना चाहिए? नेम एज अ टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए और 2 कॉलम पे कोर्स एज अ टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम इस फ्रेम को रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये 0 कॉलम पे टेक्स्ट आ गया है, ये 1 कॉलम पे टेक्स्ट आ गया है और ये 2 कॉलम पे टेक्स्ट आ गया है। तो दीज 3 रिप्रेजेंट्स द हेडिंग ऑफ दिस एंटायर टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास में ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगा या सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड्स होंगे। देयर कैन बी मेनी रिकॉर्ड। डेटाबेस के रिस्पेक्ट में बात करें तो कंप्लीट कॉलेज के रिस्पेक्ट में बात करें तो 700,000 इवन प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स भी होते हैं। बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो स्क्रॉल बार ऐड करनी पड़ेगी। अब स्क्रॉल बार को अगर ऐड करेंगे फ्रेम के साथ में नहीं करते, अलग-अलग विजिट के साथ में करते हैं। अब विजिट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ट्री जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक ना हो, जितना उसका प्रॉपर साइज है, जितना हमने सेट किया हाइट एंड विड्थ, उतना वो ऑक्यूपाई करे। तो ट्री डॉट प्रोपेगेट ऑफ 0। तो अब स्क्रॉल बार ऐड करने पर ट्री हमारा श्रिंक नहीं होगा, जैसे कि फ्रेम नहीं होगा श्रिंक। अब s इज इक्वल्स टू स्क्रॉल बार, कहाँ पर इसको प्लेस करना है? ट्री पर इसे प्लेस करना है। ओरिएंट इज इक्वल्स टू वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल टाइप की स्क्रॉल बार चाहिए। एंड कमांड इज इक्वल्स टू ट्री डॉट वाई व्यू, इसका मतलब स्क्रॉल बार पे जैसे ही मैं क्लिक करूं, जो हमारा ट्री का डेटा है वो मूवमेंट शो करना चाहिए इन वर्टिकल ऑर्डर। अब फाइनली इस स्क्रॉल बार को विजिबल करवाने के लिए मैंने पैक कर दिया है। साइड इज इक्वल्स टू राइट एंड फिल इज इक्वल्स टू वाई। अगर ये हम दोनों ऑप्शंस पास नहीं करेंगे तो सेम लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया की तरह सेंटर के अंदर स्क्रॉल बार विजिबल होगी और छोटे से साइज में। तो जितना ट्री है कंप्लीट उतना इसका साइज आए और राइट साइड के अंदर आए। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार को क्लिक करना ही इज नॉट इनफ, या जैसे जैसे स्क्रॉल बार को हम मूव करते हैं वैसे वैसे डेटा मूव होता है। तो यहाँ पर स्क्रॉल बार का भी मूवमेंट हो, सिर्फ जो हमारा ट्री है उसका मूवमेंट नहीं हो, उसके लिए y स्क्रॉल कमांड और x स्क्रॉल कमांड जैसा ऑप्शन होता है। तो ट्री y स्क्रॉल कमांड इज इक्वल्स टू s डॉट सेट। तो अब यहाँ पे अगर हम इस स्क्रॉल बार को मूव करते हैं तो स्क्रॉल बार भी मूव करेगी और डेटा भी मूव करेगा। अगर हम इस ऑप्शन को काम में नहीं लेते तो होता क्या है कि डेटा मूव करता है और स्क्रॉल बार फिर से टॉप पे पहुंच जाती है। तो ये टॉप पे नहीं पहुंचे, जहां पे हमारा डेटा है बिल्कुल उसके साथ साथ में स्क्रॉल बार मूव करे। तो उसके लिए ये दोनों ऑप्शंस। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का मेन वर्किंग आ रहा है, जहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा को गेट करेंगे और ट्री के अंदर हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बटन्स बना रखे हैं, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इंसर्ट, डिलीट एंड एग्जिट बटन। इंसर्ट बटन के क्लिक पे डेटा इंसर्ट नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है।
अब देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ इंसर्ट वाला पार्ट नहीं, बल्कि डिलीट वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर मैं कॉलम को तो आइडेंटिफ़ाई कर सकती हूँ 0, 1, 2, लेकिन मुझे एक कॉलम को डिलीट नहीं करना। मुझे कंप्लीट जो रिकॉर्ड है एक स्टूडेंट का, उसको डिलीट करने का काम करना है। तो एक रो को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? तो उसे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ऑप्शन जो ट्री हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस आए उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब क्या है हमारा, जब हम दोनों फंक्शंस पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है i इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली होगा क्या, जैसे जैसे हमारी रो क्रिएट होगी हम इस i की वैल्यू को यूज करके उस रो को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इंडेक्सिंग होती है एरे का 0 एलिमेंट, एरे का 1 एलिमेंट, उसी तरीके से प्रीव्यू में जो पहली रो होगा उसका आइडेंटिफिकेशन 0, सेकंड रो होगा उसका आइडेंटिफिकेशन 1। तो यहाँ पे हम IID ऑप्शन की हेल्प से हर एक रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग वैल्यू सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने एक आई वेरिएबल ले लिया। जैसे-जैसे रोज एग्जिस्टेंस में आती जाएगी, वैसे-वैसे आइडेंटिफिकेशन सेट होता जाएगा और यहाँ पे उसको यूज करके हम डिलीट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे अगर इस आई वेरिएबल को मैं डायरेक्टली मेरे फंक्शन के अंदर काम में लूँगी तो पाइथन के अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे ये आई वेरिएबल को अपने लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करने लग जाता है। तो वो तो गड़बड़ है। जो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू है मुझे उसी को कंसिडर करके काम करवाना है। तो उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे भी मैं आई वेरिएबल को काम में लूँगी तो ये अपना लोकल वेरिएबल उसे कंसिडर नहीं करेगा। बल्कि अब पूरे प्रोग्राम के अंदर आई वेरिएबल को ढूंढेगा और जो उसकी वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में ये काम करेगा। ये हमने फंक्शंस के अंदर डिस्कस किया है। ग्लोबल वेरिएबल को किस तरीके से यहाँ पे हम काम में लेते हैं, तो कंसेप्ट बिल्कुल वही है। लोकल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट नहीं हो, ग्लोबली जो क्रिएटेड है उसकी वैल्यू को काम में लेना है। अब यहाँ पे तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस जो मैंने क्रिएट किए हैं, मुझे उनकी वैल्यू को गेट करना है और ट्री के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आईडी को यूज करके, यानी कि जो हमारा आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है, उसका जो हमारा वेरिएबल सेट है, स्ट्रिंग var वेरिएबल दैट इज आईडी, आईडी डॉट गेट, कॉमा नेम डॉट गेट, कॉमा कोड्स डॉट गेट। तो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो भी डेटा होगा विद द हेल्प ऑफ गेट फंक्शन मैंने उन्हें गेट किया और कॉमा सेपरेटेड टपल के फॉर्म में मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, क्योंकि एक-एक करके कभी भी सारी चीजें टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं होती, एक कंप्लीट रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। मेरा नेम, मेरा रोल नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सब कुछ एक साथ एक बारी में ऐड होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले रोल नंबर ऐड करेंगे, फिर नेम ऐड करेंगे, फिर कोर्स ऐड करेंगे। एवरीथिंग इज एडेड एट वंस। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजों को फेच करके एक टपल फॉर्म कर लिया। अब ट्री के अंदर मुझे डेटा को ऐड करवाना है, इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए इंसर्ट नाम का फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है। अब इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे-जैसे हम डेटाबेस पे वर्किंग करेंगे और ऑप्शंस की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। अभी के लिए हम बेसिक ऑप्शंस को काम में ले रहे हैं। बेसिक ऑप्शंस मतलब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें टारगेट सेट करना पड़ता है। टारगेट मतलब पेरेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक ई डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक और सब फ़ोल्डर है और उसके अंदर एक और सब फ़ोल्डर है। तो आप यहाँ पे जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, वो कौन से पेरेंट से एसोसिएट करवाना है। तो यहाँ पे मुझे किसी पेरेंट से एसोसिएट नहीं करवाना। यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड अपना एक इंडिविजुअल है, किसी को किसी से भी लिंक नहीं करवाना। तो इस वजह से यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ा गया है। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स दोनों में से आप कुछ भी काम में ले सकते हो, व्हिच रिप्रेजेंट्स कि जो नया रिकॉर्ड हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो किसके साथ में एसोसिएटेड है, वो किसका चाइल्ड है। तो यहाँ पे एज़ सच पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ना है। अब यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं है कि कितना रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, कितना रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। अब काउंट करने का ऐसा सच कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड। एंड का मतलब ये है कि नया रिकॉर्ड जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाके इंसर्ट होगा। तो करंटली अगर उसके अंदर कुछ डेटा अवेलेबल है, तो एकदम लास्ट में जाके वो एंड हो जाए। बीच में ओवरराइट करवाने का या रिकॉर्ड्स को बीच में इंसर्ट करवाने जैसा कोई काम नहीं हो।
स्पेसिफिकली एंड में जाके वो इंसर्ट हो जाए। अब मुझे हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि मुझे उस पर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए आईआईडी ऑप्शन को काम में लिया जाता है और आईआईडी को मैंने आई सेट कर दिया है विच मींस 0, यानी कि जो पहला रो हमारा इंसर्ट होगा इंसर्ट बटन के क्लिक पे उसका आईआईडी 0 सेट हो जाएगा। अब इस 0 को यूज करके मैं फिर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कहाँ पे इंसर्ट करना है, क्या उससे आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने प्रोवाइड किया है वो भी सेट कर दिया है। अब फाइनली डेटा, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए वैल्यूज ऑप्शन इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा टपल वेरिएबल पास होगा विच इज डेटा वेरिएबल। तो अब इस पॉइंट पर आकर ट्री के अंदर सारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आईडी, नेम और कोर्स तीनों को एम्प्टी कर दिया है। id डॉट सेट ओपनिंग क्लोजिंग कोट्स, नेम डॉट सेट ओपनिंग क्लोजिंग कोट एंड कोर्स डॉट सेट ओपनिंग क्लोजिंग क्लोज। तो डेटा को इंसर्ट करने के बाद सारे टेक्स्ट बॉक्सेस ब्लैंक हो जाएंगे एंड txt id डॉट फोकस हमारा जो कर्सर है वो फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स पे पहुंच जाएगा। अब हो सकता है फ्यूचर में यूजर और भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करे तो मुझे यहाँ पे उसका आईडी भी सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 विच मीन्स अगर फ्यूचर में यूजर फिर से इंसर्ट बटन पे क्लिक करके रिकॉर्ड इंसर्ट करने का ट्राई करता है तो उसकी आईडी अब 1 होनी चाहिए, फिर उसकी आईडी 2 होनी चाहिए, फिर आईडी 3 होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे i के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया i इज इक्वल टू i प्लस 1। अब यहाँ पे क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को काम में ले रहे हैं तो पहले जो वैल्यू 0 थी 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, फिर से फंक्शन कॉल किया जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट आईडी के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अब फ्यूचर में हो सकता है फिर से कोई नया रिकॉर्ड आ जाए तो फिर उससे इंक्रीमेंट होगा तो आईडी 2 सेट हो जाएगी। दैट्स हाउ दिस फंक्शन इज वर्किंग। अब एक बारी इतना एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1 एज अ आईडी प्रोवाइड किया है, नेम के अंदर मैं RN प्रोवाइड कर रही हूँ एंड कोर्स के अंदर BCMA प्रोवाइड कर रही हूँ। इंसर्ट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी देखिए सारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस ब्लैंक हो गए। अब देखिए यहाँ पे एंकर का मतलब डेटा विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर। अगर इस एंकर को काम में नहीं लेंगे तो लेफ्ट अलाइन डेटा आता है, चाहे तो आप इसे ईस्ट यानी कि राइट भी सेट कर सकते हैं तो राइट साइड में आएगा। मैंने सेंटर सेट किया है इसलिए सेंटर के अंदर आ रहा है। दैट्स हाउ यू कैन इंसर्ट अ डेटा इनटू द ट्री व्यू। अब इस फंक्शन के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन